उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया दौरे का आज अंतिम दिन। उपराष्ट्रपति ने आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के साथ ही 8 भागीदार देश भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। 74% से अधिक मतदान। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों ने कसी कमर। भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में। बढ़ते प्रदूषण के कारण आसमान में छाई घनी धुंध। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 320, वहीं नोएडा में AQI 341 दर्ज। खेल की खबरों में T20 विश्व कप क्रिकेट में आज मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। बारिश के कारण मैच बाधित होने की स्थिति में रखा गया रिजर्व डे। और एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। महिलाओं के 10 मीटर यूथ एयर राइफल स्पर्धा में भारत ने किया क्लीन स्वीप। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के माने जाने पार्थ राकेश ने जमाया स्वर्ण पर कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया की यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। इससे पहले कल कंबोडिया की राजधानी नोमपेन में 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद और वैश्विक अपराध को रोकने का संकल्प व्यक्त किया। आसियान के सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के साथ भारत के इस विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन का हिस्सेदार हैं। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आसियान भारत संवाद साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य देशों के नेताओं के साथ भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मजबूती के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच हुई बातचीत के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। और भारत और कंबोडिया का रक्षा क्षेत्र पर काफी जोर है। इसी महीने रक्षा मंत्री आसियान के रक्षा मंत्रियों से मिलने कंबोडिया जाएंगे। भारत कंबोडिया रिश्तों के तमाम पक्षों पर हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने कंबोडिया में मौजूद भारतीय राजदूत से विशेष बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया विजिट में 5 MOU साइन हुए दोनों देशों के बीच और मेरे साथ हैं भारतीय राजदूत। आइए हम उनसे बात करते हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। देवयानी जी, क्या कहेंगे? जी, ये हमारे लिए एक बहुत ही अहमियत का प्रोजेक्ट है बिकॉज़ ये हमारा
हमारे देश में जो टाइगर कंजर्वेशन पे जो हमें सक्सेस मिली है उसकी ये रिकग्निशन है कि कंबोडिया हमसे मदद मांग रही है अभी कि उनके देश में जो टाइगर विलुप्त हो गए थे 2006 में, उन्हें यहाँ पे हमारी मदद से फिर से टाइगर रीइंट्रोडक्शन के लिए ये MOU साइन किया गया है। IIT जोधपुर ने कंबोडियन काउंटर पार्ट के साथ एक MOU साइन किया है कि हम डिजिटली प्रिजर्व करें यहाँ की कल्चरल हेरिटेज को, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा? कंबोडिया और इंडिया के बहुत एंशंट कनेक्शंस रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी से हमारी यहाँ पे ट्रेडर्स आए हैं और सबसे ज़्यादा भारत की छाप साउथ ईस्ट एशिया में शायद कंबोडिया में ही मिलती है। और एक दूसरा MOU भी हमने साइन किया है जिसके तहत हम रामायणा की जो पेंटिंग्स है, एक लाइव पगोड़ा है सीएम रीप में जहाँ पे बहुत सुंदर और 100 साल पुरानी रामायणा की पेंटिंग्स हैं, तो उन्हें प्रिजर्व किया जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कंबोडिया हमारा डिस्टेंट नेबरहुड नहीं है बल्कि परिवार का हिस्सा है और मैरीटाइम सिक्योरिटी और रक्षा क्षेत्र के अंदर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री की आसियान रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक भी होने वाली है। कंबोडिया के उप रक्षा प्रमुख भी भारत आने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, इंडिया कंबोडिया के जो पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं वो बहुत ही घनिष्ठ हैं और अब वक्त ये है आया कि अब हमें इन्हें डिफेंस कोऑपरेशन में भी आगे बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज़ इंडो पैसिफिक और आसियान ये हमारा नेबर है, ऐसे जैसे नेबर ही नहीं है, कल्चरली ये हमारे फैमिली है। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है उसमें डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अहमियत रखता है। तो ये थी भारतीय राजदूत, जिनका ये कहना है कि कंबोडिया हमारे परिवार का हिस्सा है और अब हम रक्षा क्षेत्र में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, पनोम पेन, DD न्यूज़। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनाव कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य में 74% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। इसके साथ ही 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य EVM में कैद हो गया है। दून सीट पर सर्वाधिक 85.2%, जबकि शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 62.53% मतदान हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 75.57 था। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजधानी शिमला से लेकर प्रदेश के ऊंचाई वाले बर्फ से ढके स्पीति तक लोगों ने सर्दी के बावजूद नई सरकार को चुनने के लिए मतदान किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आगामी 14 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज के भारती से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। एम्बेसडर मनोज कुमार भारती, दूरदर्शन समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं सोमवार शाम को। प्रधानमंत्री प्राइमरीली G20 समिट में भाग लेने आ रहे हैं कि इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का ये दौरा? सबसे पहली बात, हम इस बात को ध्यान में रखें कि भारत ने इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी को बहुत दृढ़ सपोर्ट दिया है। ये बहुत मुश्किल दौरा था जिसमें इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी होनी थी और भारतीय सहायता और सपोर्ट को इंडोनेशिया की सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है और इसको एक्नॉलेज किया है। चूंकि भारत इंडोनेशिया से ये प्रेसिडेंसी लेगा, इसलिए भी
माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडोनेशिया का दौरा और स्पेशली G20 के लिए बाली का दौरा बहुत ही उल्लेखनीय हो जाता है। भारत ने कुछ दिन पहले ही जो अपनी प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री के लिए ये भी एक अवसर होगा कि उसके बारे में पूरी दुनिया को G20 के देशों को बता सकें। इस बात का संकेत पूरे विश्व को देना चाहेंगे कि भारत अपनी वैश्विक विचारधारा को अपने पुराने वैचारिक फिलॉसफीज से जोड़कर देखना चाहता है। इसलिए भी जो मूल मंत्र बनाया गया है हमारी प्रेसिडेंसी का, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये बताना चाहता है कि जब हम अपनी प्रगति चाहते हैं तो हम विश्व की प्रगति को हमेशा ध्यान में रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को इसके बारे में बताएं कि हमारी प्रेसिडेंसी का जो मोटो है वो है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एम्बेसडर भारती, G20 में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, उसके साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। पूरे इंडोनेशिया में इस बात की बहुत अच्छी जानकारी है कि भारत की साख विश्व में पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और उनके इफेक्टिव कार्यान्वयन का बहुत बड़ा रोल है, जिसे सब यहाँ जानते हैं। और गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 316 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चे भरे। इस चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस ने कल 9 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की। निर्वाचन आयोग चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में 126 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा ने 9 पूर्व महापौरों, 52 पूर्व पार्षदों, विधानसभा चुनाव लड़ चुके 3 उम्मीदवारों, 2 राज्य पदाधिकारियों, 4 जिला अध्यक्षों और 3 डॉक्टर्स को चुनाव मैदान में उतारा है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार रात अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 117 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 134 नामों की घोषणा की गई थी। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में AQI 320 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के लिए अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होने की वजह से धुंध छाई हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 दर्ज की गई है। ये बहुत खराब श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर गैर स्थानीय मजदूरों पर फायरिंग की है। आतंकवादियों ने अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलीबारी कर दी है। इस घटना में दोनों मजदूर घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके की घेराबंदी की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की प्रक्रिया के तहत आगामी 15 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के बंद होने के कार्यक्रम पंच पूजाएं 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर को शाम के बाद गणेश जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आदि केदारेश्वर को 16 नवंबर को समाधि रूप देकर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 17 नवंबर को खड्ग पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। माता लक्ष्मी की 18 नवंबर को पूजा अर्चना की जाएगी। 19 नवंबर को रावल स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ के सामीप प्रतिष्ठित करेंगे। इससे पहले उद्धव कुबेर मंदिर परिसर में आ जाएंगे और इसी दिन शाम 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। और खबर मिस्र से, जहां एक मिनी बस के पलट जाने से 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा उत्तरी नील डेल्टा क्षेत्र में हुआ। मिनी बस खराब स्टीयरिंग व्हील के कारण एक नहर में गिर गई। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। और खबर यूक्रेन से, जहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना ने खेरसॉन छोड़ने से पहले शहर में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि स्थानीय अधिकारी ने शहर में हालात को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने खेरसॉन क्षेत्र के आसपास 60 से अधिक बस्तियों पर नियंत्रण कायम कर लिया है। और वहीं रूसी मीडिया ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन में नोवा खोकावका बांध में विस्फोट का एक वीडियो जारी किया है। इस विस्फोट में खेरसॉन शहर में रूसी सेना की वापसी के बाद बांध को हुए नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर विस्फोटकों के जरिए बांध को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बांध को हुए नुकसान को देखते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। और अमेरिका के डलास में एक एयर शो के दौरान 2 सैन्य विमानों में टक्कर हो गई। ये विमान बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्स और बेल P-63 किंग कोबरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के हैं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया है कि आपातकालीन कर्मचारी दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने अभी तक किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों विमानों में कितने लोग सवार थे। और खबर क्रिकेट के मैदान से, आईसीसी T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच MCG के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें एक बार फिर T20 विश्व कप का खिताब जीत चुकी हैं और ऐसे में दोनों की नजरें दूसरी बार इस खिताब पर मुहर लगाने पर लगी होंगी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2 ऐसी टीमें आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में सामने हैं, जिनके यहां तक पहुंचने की उम्मीद शायद ही क्रिकेट के जानकारों ने भी लगाई होगी। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने मैच दर मैच अपनी कमियों को दूर कर फाइनल का रास्ता तय किया और अब T20 विश्व कप पर कब्जा जमाने के लिए आखिरी वार के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कप्तान बाबर आजम का फॉर्म में लौटना है। यही नहीं, इस टीम का मध्यक्रम भी अच्छे रंग में आ गया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को सिडनी में सेमीफाइनल में जिस तरह से हराया, उससे इस टीम के हौसले पहले से ही बुलंद हैं। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में फाइनल में भी टीम को अपने इस डिपार्टमेंट से बड़ी उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उनके साथ हमारी सीरीज भी हुई थी और काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई थी। अब बिल्कुल जोस और एलेक्स हेल जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें कल के मैच में। और जिस तरह हमारा वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी पे रहें और जो हमारी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करें। उधर इंग्लैंड की बात करें तो इस टीम ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर अपने जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया।
खासकर कप्तान जोस बटलर जिस तरह से रंग में दिखे, उससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। फिर एलेक्स हिल्स ने भी शानदार खेल दिखाया था। इंग्लिश टीम की ताकत गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही है। खासकर इस टीम में बल्लेबाजी की गहराई अंत तक जाती है, जो इंग्लिश टीम को मनोवैज्ञानिक तौर पर आगे रखती है। Yeah, we've played against them a lot recently, but of course in very different conditions. I think that's probably the main factor about, even though we've played each other, quite a few games here at Melbourne, is going to be a different game to the series, obviously in Pakistan. So that we know we're up against an excellent team. That's exactly what you expect in a World Cup final, and we'll focus on them a little bit and focus on us a lot and what we need to do to prepare well today to turn up tomorrow and give the best account of ourselves. इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 विश्व कप में वैसे अब तक 2 बार एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, जहां दोनों बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। लेकिन आंकड़े प्रदर्शन के सहारे ही सामने होते हैं, और अब जबकि खिताबी जंग है तो दोनों ओर से प्रदर्शन की कसौटी पर खुद को उतारने का जुनून फाइनल को रोमांच से भरेगा। उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद दोनों ही टीमें विश्व कप से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जो प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगा वो ही टीम सिरमौर होगी। एमसीजी के फुल हाउस में कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एमसीजी से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज की खिताबी भिड़ंत में किस टीम का पलड़ा भारी है और इस मुकाबले पर बारिश का कितना खतरा है, ये जाना मेलबर्न में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमें T20 विश्व कप जीतने से बस एक कदम दूर हैं। इंग्लैंड जीतेगी या पाकिस्तान, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लैंड आगे है। सबसे पहले हम वार्म अप मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी थी। पाकिस्तान का सफर अच्छा नहीं रहा था टूर्नामेंट में, ये हम सब जानते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड इसमें भी 2-0 से आगे है। ओवरऑल हेड टू हेड की हम बात करें तो इसमें भी इंग्लैंड 18-9 से आगे है, यानी इंग्लैंड 18 मुकाबले जीता है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान 9 मुकाबले जीतने में कामयाब हुआ है। एक जो मैच है उसका कोई नतीजा नहीं आया था। अब हम सफर की बात कर ले, पाकिस्तान का सफर अच्छा नहीं रहा है पूरे टूर्नामेंट में, ये हम सब जानते हैं। वो भारत से हारे पहला मुकाबला, उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा। सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का ऐसा प्रदर्शन शायद कभी नहीं रहा है, लेकिन फिर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान के चांसेस बने, नॉकआउट मुकाबला हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, पाकिस्तान उसमें विजय हुआ, फिर न्यूजीलैंड को हराकर वो फाइनल में आया और वन साइडेड मुकाबला था उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। इंग्लैंड का भी कोई जो सफ़र है वो अच्छा नहीं रहा था, वो उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, फिर वो आयरलैंड से हार गए, उसके बाद वापसी करी, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, उसके बाद उन्होंने भारत को एक तरफा जीत दर्ज की भारत के खिलाफ। लेकिन क्या इंग्लैंड पाकिस्तान को हराने में सफल हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 1992 वर्ल्ड कप से सब कंपेयर करें और बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं। आप देखिए 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था इसी वेन्यू पर एमसीजी में 30 साल पहले, यानी 30 साल बाद एक बार फिर से इंग्लैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगी। उस टाइम भी यही हुआ था कि न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में आया था। लेकिन क्या बाबर आजम की कप्तानी में एक बार फिर से हो पाएगा? अब हम एक्सपर्ट्स की माने तो चांसेस ऑफ रेन है 13 तारीख को, यानी मैच के दिन, और वो जो चांसेस हैं वो 100% हैं। BOM जो यहाँ पे सरकारी मेट डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से थंडरस्टॉर्म्स भी आएंगे और जो चांसेस ऑफ रेन है वो 100% के हैं, और जो रेन भी है वो 8 से 20 mm है, यानी अच्छी खासी यहाँ बारिश हो सकती है। और रिजर्व डे भी है 14 तारीख को, लेकिन 14 तारीख को भी जो चांसेस ऑफ रेन है वो 95% है, यानी 95%। अब इवेंट टेक्निकल कमेटी ने ये फैसला किया है जो ICC की है कि जो रिजर्व डे में जो प्लेइंग आवर्स हैं उसको 2 घंटे से बढ़ाकर उसको 4 घंटे कर दिया जाए, वो हो गया। उसके बाद 10 ओवर कम से कम दोनों टीमों को खेलने हैं कि रिजल्ट आए, यानी अगर पहली टीम 10 ओवर खेल लेती है और दूसरी टीम भी 10 ओवर खेल लेती है तभी इस मैच का नतीजा निकाला जाएगा। नहीं तो जो ट्रॉफीज हैं, अगर रिजर्व डे में भी मैच नहीं हो पाता है, जो ट्रॉफीज हैं वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में शेयर होंगी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं चाहता है, ना इंग्लैंड चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, ना ICC चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता कि ट्रॉफी शेयर हो, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल की। तो उम्मीद करेंगे
कि वेदर स्पॉइल स्पोर्ट ना हो, लेकिन अभी ऐसा ही लगता है कि 13 तारीख और 14 तारीख को बारिश आएगी, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि मैच के दौरान कम से कम बारिश ना आए। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एमसीजी से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।